आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो कोई भी परिवार कभी तय नहीं करना चाहता, लेकिन हजारों करते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर की। और इस चर्चा का आधार है हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के वो दिशा निर्देश जो खास तौर पर माता पिता के लिए बनाए गए हैं। जी, और इस मुश्किल विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है जो इन दिशा निर्देशों से निकल कर आती है, और वो है उम्मीद। कुछ दशक पहले ये एक बहुत ही डरावनी बीमारी थी, लेकिन आज पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की दुनिया में इसे एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी माना जाता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज इन दिशा निर्देशों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना है। हम इस पूरे 2 साल लंबे सफर का एक तरह से नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब कोई डॉक्टर कहता है आपके बच्चे को ल्यूकीमिया है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब है कि ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का यानी हमारे वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। ये वो कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये कैंसर बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में शुरू होता है, जो हमारी हड्डियों के अंदर का वो नरम हिस्सा है जहां खून बनता है, और फिर वहाँ से ये खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों में होने वाला ये सबसे आम कैंसर है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है जिस पर ये दिशा निर्देश बहुत जोर देते हैं। ये किसी की गलती नहीं है। ये माता पिता के खानपान, परवरिश या किसी कर्म का फल नहीं है। ये छुआछूत की बीमारी भी नहीं है। मुझे लगता है ये जानना परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी जो शायद खुद को दोष दे रहे हों। यकीनन इसका कोई एक सटीक कारण आज तक पता नहीं चला है। हाँ, कुछ जेनेटिक स्थितियां हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, वो इसका खतरा थोड़ा बढ़ा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका कोई कारण नहीं मिलता है। मोटे तौर पर इसके 2 प्रकार हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ALL, जो लगभग 70-80% बच्चों में होता है, और दूसरा है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML, जो 20-30% बच्चों में होता है। और दोनों का सफर और इलाज का तरीका थोड़ा अलग है। जब भी हम कैंसर शब्द सुनते हैं तो मेरे दिमाग में तुरंत स्टेज शब्द आता है। स्टेज 1, 2, 3। क्या ल्यूकीमिया में भी ऐसा ही कुछ होता है? ये एक बहुत ही आम सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह खून का कैंसर है जो पता चलते ही एक तरह से पूरे शरीर में मौजूद होता है। इसलिए इसकी स्टेजिंग ठोस ट्यूमर की तरह नहीं होती। डॉक्टर इसके लिए एक अलग तरीका अपनाते हैं। उसे कहते हैं रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए जैसे हर तूफान की एक कैटेगरी होती है। कुछ हल्के होते हैं, कुछ बेहद खतरनाक। हम ल्यूकेमिया को भी उसकी ताकत, रफ्तार और शुरुआती इलाज पर वो कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, इन सब चीज़ों के आधार पर कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे स्टैंडर्ड रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। और इससे ये तय होता है कि हमें उस तूफान का सामना करने के लिए कितनी जोरदार तैयारी करनी है, मतलब इलाज कितना सघन होगा। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो ये स्टेज के बारे में नहीं है, बल्कि बीमारी के चरित्र के बारे में है, और इसी चरित्र के आधार पर इलाज तय होता है। आपने शुरू में कहा था कि ये एक सफलता की कहानी है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े सच कहूं तो हैरान करने वाले हैं। जहां कुछ दशक पहले ठीक होने की दर 10% से भी कम थी, वहीं आज अगर इन दिशा निर्देशों और इलाज के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए तो ये 90% से भी ज्यादा है। 90%, ये तो एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस 90% तक पहुंचना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये सफर असल में दिखता कैसा है, कितना लंबा और मुश्किल होता है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, मैराथन। जो सबसे आम प्रकार है ALL, उसका इलाज कुल मिलाकर लगभग 104 हफ्ते यानी पूरे 2 साल तक चलता है। AML का इलाज छोटा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सघन और मुश्किल होता है। इस मैराथन में मुख्य हथियार है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में इसके साइड इफेक्ट्स का डर बैठ जाता है। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ 2 बातें समझना जरूरी हैं। पहली, ज्यादातर साइड इफेक्ट्स अस्थायी होते हैं और उन्हें मैनेज करने के अब बहुत अच्छे तरीके मौजूद हैं। और दूसरी, जो बहुत दिलचस्प है, वो ये कि बच्चे कीमोथेरेपी को वयस्कों के मुकाबले बेहतर सहन करते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी डोज उनके वजन और शरीर के आकार के हिसाब से बहुत सटीक तरीके से कैलकुलेट की जाती है और उनके शरीर की रिकवर करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। 2 साल, ये बहुत लंबा समय है। क्या इसका मतलब है कि बच्चा और परिवार 2 साल के लिए अस्पताल में ही बन जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक और बड़ी गलतफहमी है। शुरुआती कुछ हफ्ते, जिसे हम इंडक्शन फेज कहते हैं, उसमें अस्पताल में रहना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद इलाज का ज्यादातर हिस्सा डे केयर के आधार पर होता है। मतलब बच्चा अस्पताल आता है, कुछ घंटों के लिए भर्ती होके कीमोथेरेपी लेता है और उसी शाम घर चला जाता है। लेकिन यहाँ इन दिशा निर्देशों में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। वो कहते हैं कि इलाज के पहले 5-6 महीनों में परिवार को अस्पताल के नजदीक रहना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, ये इस सफर का सबसे नाजुक मोड़ है। इन शुरुआती महीनों में कीमोथेरेपी बहुत सघन होती है, जिसका मकसद कैंसर की ज्यादातर कोशिकाओं को खत्म करना होता है। लेकिन ऐसा करते हुए वो शरीर की बीमारियों से लड़ने वाली अच्छी कोशिकाओं को भी खत्म कर देती है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी लगभग शून्य हो जाती है। मतलब एक छोटा सा सर्दी जुकाम भी खतरनाक बन सकता है। बिल्कुल, एक छोटा सा संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है। इसीलिए उस दौरान तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत पड़ती है और अस्पताल के पास रहना जरूरी हो जाता है। एक बार ये चरण निकल जाए तो आगे का मेंटेनेंस फेज आता है, जो 1.5 साल तक चलता है। इसमें ज्यादातर इलाज घर पर ही होता है, जिसमें खाने वाली दवाइयां होती हैं और कुछ हफ्तों में एक बार अस्पताल जाकर जांच करानी होती है। यहाँ एक बात है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। दिशा निर्देशों में बताया गया है कि शुरुआती इंडक्शन कीमो के बाद जब टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं तो उनमें अक्सर कैंसर सेल्स नहीं दिखते। ऐसा लगता है कि बीमारी चली गई। फिर भी इलाज 2 साल तक क्यों चलता है? ये तो किसी भी परिवार के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये इस पूरे इलाज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। इसे दस्तावेज में एक ग्राफ के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब बीमारी का पता चलता है तो बच्चे के शरीर में खरबों कैंसर कोशिकाएं होती हैं। 1 महीने की इंडक्शन कीमोथेरेपी के बाद ये संख्या 99.9% तक कम हो जाती है। 99.9%? तो फिर समस्या क्या है? समस्या उस बची हुई 0.1% में है। खरबों का 0.1% भी लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। ये इतनी कम होती हैं कि रूटीन ब्लड टेस्ट या बोन मैरो टेस्ट में पकड़ में नहीं आती। रिपोर्ट नॉर्मल या क्लियर आती है, लेकिन ये कोशिकाएं मरी नहीं है, सिर्फ छिपी हुई हैं। तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही हो सकती है कि जब रिपोर्ट साफ आए तो जंग जीत ली गई, जबकि असलियत ये है कि असली लड़ाई तो उन छिपे हुए दुश्मन सेल से जो दिखाई नहीं दे रहे। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है। यही वो बिंदु है जहां अगर इलाज रोक दिया जाए तो बीमारी का वापस आना लगभग तय है, और इस बार वो और ज्यादा ताकत से वापस आती है। इसीलिए आगे के चरण कंसोलिडेशन, रीइंडक्शन और लंबा मेंटेनेंस फेज इतने जरूरी हैं। इनका एकमात्र मकसद उन बची खुची छिपी हुई कोशिकाओं को ढूंढकर खत्म करना है। इलाज को बीच में छोड़ना इस मैराथन को फिनिशिंग लाइन से 100 मीटर पहले छोड़ने जैसा है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब डॉक्टर की टीम इलाज कर रही होती है, तब घर पर परिवार की क्या भूमिका होती है? इन दिशा निर्देशों में सफाई और खानपान पर बहुत जोर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे परिवार घर पर एक सेफ जोन बनाने का काम करता है। बिल्कुल, परिवार की भूमिका किसी डॉक्टर से कम नहीं है। खानपान की सलाह बहुत सीधी और व्यावहारिक है। हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह से पका हुआ खाना दें। बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें। ऐसे फल दें जिन्हें छील कर खाया जा सके, जैसे केला, संतरा। प्रोसेस दूध और उससे बनी चीजें सुरक्षित हैं, लेकिन अचार, चटनी जैसी चीजों से बचना है। और सफाई को लेकर? सफाई को लेकर नियम बहुत सख्त हैं, क्योंकि जैसा हमने बात की, इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। 2 जगहों की सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मुंह और पेरिनियल एरिया, यानी शौच का रास्ता। मुंह के छालों से बचाने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल, एंटीसेप्टिक माउथवॉश से कुल्ले और मुंह को नम रखना जरूरी है। और पेरिनियल हिस्से के इन्फेक्शन से बचने के लिए कब्ज नहीं होने देना है और दिन में 3 बार गुनगुने पानी में बीटाडीन डालकर सिड्स बात लेने की सलाह दी जाती है। ये सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये जिंदगी बचाने वाली आदतें हैं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे दिशा निर्देशों में एक मेडिकल इमरजेंसी कहा गया है। ये शब्द ही डराने वाला है। ये शब्द है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। इसका क्या मतलब है? इस मुश्किल से लगने वाले शब्द को तोड़ते हैं। फेब्राइल का मतलब है बुखार, न्यूट्रोपीनिया का मतलब है
न्यूट्रोफिल्स की कमी। ये वो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने वाली हमारी सेना के सबसे महत्वपूर्ण सिपाही हैं। तो फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया का मतलब है जब इन्फेक्शन से लड़ने वाले सिपाही शरीर में बहुत कम हो और उसी समय दुश्मन यानी बुखार हमला कर दे। और ये एक इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि शरीर के पास उस बुखार से लड़ने के लिए कोई सेना ही नहीं है। एक छोटा सा इन्फेक्शन भी कुछ ही घंटों में पूरे शरीर में फैलकर जानलेवा बन सकता है। इसीलिए दिशा निर्देश साफ कहते हैं, अगर बच्चे को 38 डिग्री सेल्सियस या 104.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार है तो 1 मिनट भी इंतज़ार न करें। कोई घरेलू उपाय ना करें। आधी रात हो या सुबह के 4 बजे तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करें और अस्पताल पहुंचें। एंटीबायोटिक्स शुरू करने में 1 घंटे से ज़्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। ये एक रेस है। इस पूरे इलाज के दौरान बच्चे को बार बार सुई लगवाना, खून के सैंपल देना, ये सब कितना तकलीफदेह होता होगा। मैंने पढ़ा है कि इसके लिए एक सेंट्रल लाइन का इस्तेमाल होता है। ये क्या है और कैसे मदद करती है? सेंट्रल लाइन इस मुश्किल सफ़र में बच्चे के लिए एक वरदान जैसी है। ये एक बहुत पतली लचीली ट्यूब होती है जिसे एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए सीने के पास एक बड़ी नस में डाल दिया जाता है। एक बार ये लग जाए तो ये उस बच्चे की लाइफलाइन बन जाती है। खून के सैंपल लेने हो, कीमोथेरेपी देनी हो, एंटीबायोटिक्स देने हो, सब कुछ इसी एक लाइन से बिना दर्द के हो जाता है। बच्चे को रोज-रोज सुई चुभने के दर्द और डर से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर ये सीधे खून के नस में जाती है तो इससे इन्फेक्शन का खतरा भी तो होगा। बिल्कुल, इसीलिए इसकी देखभाल करना परिवार की एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसे कैसे साफ रखना है, कैसे इसकी ड्रेसिंग बदलनी है, ये सब अस्पताल में सिखाया जाता है। इसमें जरा सी भी लापरवाही सीधे खून में इन्फेक्शन पहुंचा सकती है। एक और सवाल जो परिवारों को बहुत परेशान करता होगा वो है टीकाकरण। अगर एक बच्चे का इलाज चल रहा है तो उसके और घर के दूसरे बच्चों के वैक्सीनेशन का क्या होगा? नियम बहुत साफ है। जिस बच्चे का इलाज चल रहा है उसके सभी रूटीन टीके रोक दिए जाते हैं। इलाज पूरा होने के 3 से 6 महीने बाद जब उसकी इम्यूनिटी वापस आ जाती है तब टीके फिर से शुरू किए जा सकते हैं। जहां तक भाई बहनों की बात है, उनके टीके जारी रह सकते हैं, लेकिन उन्हें ओरल पोलियो जैसी लाइव वैक्सीन देने से बचना चाहिए। और कुछ भी करने से पहले इलाज कर रहे ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हमारे देश में बहुत पूछा जाता है, लोग अक्सर इलाज के साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या दूसरी वैकल्पिक दवाओं का सहारा लेना चाहते हैं। इस बारे में ये दिशा निर्देश क्या कहते हैं? इस पर दिशा निर्देशों का रुख बिल्कुल स्पष्ट और सख्त है। कीमोथेरेपी के साथ कोई भी दूसरी दवा, चाहे वो किसी भी पद्धति की हो, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हमें नहीं पता कि वो दवा कीमोथेरेपी के साथ मिलकर शरीर में क्या असर करेगी। वो कीमो के असर को कम कर सकती है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकती है। इलाज कर रहे डॉक्टर से पूछे बिना बच्चे को पानी के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। बच्चों का ल्यूकेमिया अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है, बशर्ते इलाज का प्रोटोकॉल पूरा किया जाए। ये एक मैराथन है और इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, खासकर तब जब आपको लगे कि आप जीत रहे हैं। और इस सफर में मेडिकल टीम के साथ साथ परिवार की भूमिका भी बहुत बड़ी और सक्रिय है। बिल्कुल, ये सिर्फ मेडिकल साइंस की तरक्की नहीं है, बल्कि ये उस साझेदारी की भी कहानी है जो एक डॉक्टर की टीम और एक जागरूक परिवार के बीच बनती है। जब दोनों मिलकर लड़ते हैं तब 90% से ज्यादा की सफलता दर हासिल होती है। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी और अनुशासन एक जानलेवा बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश बच्चे की शारीरिक देखभाल के हर पहलू पर बहुत विस्तार से बात करते हैं, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि इस 2 साल लंबे मुश्किल सफर में बच्चे और पूरे परिवार के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का क्या? जब एक परिवार को पता चलता है कि उनके घर का सबसे छोटा सदस्य एक गंभीर लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो उस डर, उस तनाव और उस अनिश्चितता से निपटने के लिए किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती होगी, जिस पर शायद हम उतनी बात नहीं करते।